हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों के एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के भूगोल का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो नाम है वह है अपवाह। इस चैप्टर में हम लोग अपवाह के बारे में तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, भारत में बहने वाली विभिन्न प्रकार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग कुछ झीलों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। नदी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग किससे, अपवाह से समझना शुरू करते हैं कि आखिर यह है क्या। तो आते हैं इसके डिफिनीशन पे कि आखिर अपवाह क्या होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जल का नदियों नालों के जल धाराओं के रूप में बहना अपवाह कहलाता है। मतलब जो जल है ना, जब वो नदी नालों में जलधारा के रूप में, मतलब कोई पानी के स्रोत के रूप में जब बहता है तो उसको हम लोग अपवाह कहते हैं। अब जो ये अपवाह शब्द है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब छोटे छोटे अपवाह आपस में मिल जाते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है, अपवाह तंत्र का निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आते हैं यहाँ पे, पहले फिगर में समझते हैं। देखो क्या है, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। पहला शब्द क्या है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। अपवाह तो आप लोग समझ गए कि जल का छोटी छोटी नदियों नालों के जलधारा के रूप में बहना अपवाह कहलाता है। अब देखिए कहता है आगे कि अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। किसका व्याख्या करता है, नदी तंत्र की व्याख्या करता है। यहाँ पे तंत्र शब्द लिया गया है। जब छोटे छोटे अपवाह आपस में मिल जाते हैं तो ये एक तंत्र का, सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो एक मुख्य नदी इस तरह से बह रही है और इसमें जब ला करके छोटी छोटी नदियां दूसरी ओर से ला करके मिल जाती हैं तो ये क्या होती है कि बड़ी नदी में जल प्रदान करती है, उसको क्या करती है और बड़ा करने में मदद करती है। तो इसको हम लोग जब एक साथ बहुत सारी नदियां आपस में मिल जाती है तो किसका निर्माण करती है, नदी तंत्र का निर्माण करती है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं। अब जब भारत के भौतिक मानचित्र का अध्ययन करेंगे ना तो वहां पर आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा कि विभिन्न दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी नदियां बह के आती हैं और वे क्या होती है, छोटी छोटी धाराएं आकर के एक साथ मिल जाती हैं और एक साथ मिलकर के वे नदी तंत्र का निर्माण करती हैं तथा एक मुख्य नदी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय, जो नदियां होती हैं ना वो क्या होती हैं, जब वो जहां से उद्गम होता है और अंत तक बहते हुए जाती हैं और अंत में वो जाकर के किसी जलाशय से मिल जाती हैं। वह जलाशय क्या हो सकता है, कोई झील हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कोई समुद्र हो सकता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे, जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। क्लियर है यहां तक। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मतलब एक खास क्षेत्र जहां का जल एक नदी में आता है ना, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। एक बार मैं फिर से इस लाइन को पढ़ देता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा समझने में कठिन हो जाता है। एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ना, एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब यहां से आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा। चलिए देखिए, एक नदी तंत्र द्वारा, कोई एक नदी तंत्र है, उसके द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, मतलब जितने दूर का जल को प्रवाहित किया जाता है, मतलब बहाया जाता है, उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो उसे किस नाम से जानते हैं, अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। अब क्लियर हो गया। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी, अब देखिए जब मानचित्र का हम लोग अध्ययन करेंगे तो यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र, मतलब कोई ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि, पर्वत या उच्च भूमि, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। जो इस तरह का उच्च भूमि है इसको किस नाम से जानते हैं, जल विभाजक के नाम से जानते हैं। अभी मैं फिगर दिखाता हूं, उसमें आपको समझ में आएगा कि जल विभाजक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या है, यहाँ पे दो अपवाह तंत्र दिखाए गए हैं आपको। यहाँ पे पहला ये अपवाह तंत्र इधर दिख रहा है और दूसरा इधर दिख रहा है, मतलब अ और ब। अब इसमें कुछ जल धाराएं ला करके मिल रही हैं और एक नदी का निर्माण हो रहा है। ब वाले में भी कुछ जल धाराएं इधर से लाकर मिल रही हैं, एक नदी का निर्माण हो रहा है। और इसके बीच में यहाँ पे देखेंगे
कि एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है जो इधर वाले अपवाह तंत्र को इधर वाले को क्या कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं, विभक्त कर रहे हैं। तो जब इसको बांटने से बीच में एक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, इसको हम लोग, चूंकि दो जगह को ये क्या कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है ना, मतलब विभाजक का काम कर रहा है दो जगह को, तो इसलिए इसको हम लोग जल विभाजक के नाम से जानते हैं। उसका डिफिनीशन तो आप लोग नीचे देख ही चुके हैं। आगे अब समझते हैं इसमें और क्या बताया गया है। क्या आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है? यह क्या है, जीके का क्वेश्चन है। जैसे क्या होगा, जब आप आगे के क्लास में जाएंगे तो आप लोगों को क्या करना होगा, एग्जाम देना होगा, विभिन्न प्रकार का कंपिटिटिव एग्जाम, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, इन सारी चीज़ों का आप एग्जाम देंगे, या फिर अगर आप एनडीए वगैरह का, एयरफोर्स का एग्जाम देना चाहते हैं तो उस सारी चीज़ों में क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी से जब आप तैयारी करने लगेंगे तो आगे चल के आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? बताइए, किस नदी की है? भारत में गंगा नदी की अपवाह द्रोणी मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी है। किस नदी की है? गंगा नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। आगे आइए समझते हैं कि आगे क्या बताया गया है। भारत में अपवाह तंत्र, अच्छा जी, अब किसकी बात चल रही है भाई साहब? अब भारत में अपवाह तंत्र की बात चल रही है। हमको भारत से बाहर का कुछ भी अभी नहीं पढ़ना है। तो भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। जो भारत में अपवाह तंत्र बने हुए हैं ना, उसको कौन निर्धारित करता है? वो भौगोलिक आकृतियां निर्धारित करती हैं। चूंकि भारत में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक आकृतियां पाई जाती हैं, पर्वतमाला, मैदान, पठार, तो ये सब क्या करते हैं, यहाँ के नदियों मतलब अपवाह जो तंत्र है, नदियों से मिलकर के जो अपवाह तंत्र बन रहा है उसको ये नियंत्रित करती हैं। आगे देखिए, इस आधार पर भारतीय नदियों के दो मुख्य भारत की जो नदियां हैं उन्हें कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है? दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। जो पहला नदी का अपवाह तंत्र है वो कौन सा है भाई? तो पहला है हिमालय की नदियां। कौन सी नदियां? हिमालय की नदियां, क्लियर है। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। थोड़ा सा मैं फिगर आप लोगों को दिखाता हूं, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात करना चाहता हूं। चलिए यहां पे आते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, सारे बच्चों को फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लियर है। ये भारत का नक्शा है। इसमें समझिए, मैं जितना दूर में गोल घेर देता हूं ना, उसको समझिएगा। इधर की जो नदियां इधर दिख रही है ना, ये सब हिमालय वाली नदियों का बात चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जितने दूर में गोल घेरा गया है। और देखिए इधर का जो बात चल रहा है ना, जितने दूर में गोल घेरा हुआ है नीचे में, ये सब प्रायद्वीपीय नदियों की बात चल रही है। इधर सब क्या है, प्रायद्वीप वाला, और इधर सब हिमालय से निकलने वाले नदी की बात हो रही है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप देखेंगे कि इधर जम्मू कश्मीर, यहाँ से हिमालय चलती है और यहाँ तक हिमालय पर्वतमाला लगभग फैली हुई है। क्लियर है? यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक ना। तो ये आप लोगों को अब क्लियरली विजुअल होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात चल रहा है कि सर आखिर प्रायद्वीप होता क्या है? तो देखो, कोई भी धरती, कोई भी जमीन, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। देखिए, कोई भी जमीन जो तीन तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। यहाँ पे देख रहे हैं ना, भारत का जो नीचे वाला ये वाला भाग है, ये क्या है, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। इधर क्या है, अरब सागर है। इधर साइड क्या है भाई, इधर दाएं साइड आप देखेंगे, दाएं साइड जो है सो बंगाल की खाड़ी है, और इधर हिंद महासागर है। तो ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये जो त्रिभुज आकार का दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। अब एक बात यहाँ पे अभी आप समझ लीजिए ताकि आप लोगों को फायदा होगा। अब इसका इस तरफ का क्षेत्र जो है, इस तरफ का क्षेत्र जो है, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा, पश्चिमी घाट। और इधर वाला जो क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, इधर वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। कौन सा घाट कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बार बार जब अभी आप अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। चलें अब आगे हम लोग समझना शुरू करते हैं कि आप लोगों के पुस्तक में आगे क्या पढ़ाया गया है। आते हैं वापस वहीं पे जो हम लोगों का चर्चा चल रहा था। वाह, यहीं पे तो चर्चा कर रहे थे, हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां, यही बात चल रही थी ना मेरे प्यारे बच्चों। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। अब देखिए, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं, वो दो भिन्न भिन्न भौतिक स्थलाकृतियों वाली जगह से निकलती हैं, इसलिए उनमें कुछ अंतर पाया जाता है। अब हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों के बीच में क्या अंतर है मुख्य रूप से, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी होती हैं। अब देखिए भाई, जो हिमालय पर्वतमाला से नदियां निकलती हैं ना, वो 12 मास उनमें पानी बना रहता है, वह 12मासी नदियां होती हैं। पहला बात तो आप समझ गए होंगे, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं उसका पहला कैरेक्टर गुण क्या है।
इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त उच्च पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। इनको सिर्फ वर्षा से ही पानी नहीं मिलता है, बल्कि क्या है, हिमालय पर्वतमाला पे जो बर्फ है, धूप के दिन में वो बर्फ पिघलते हैं तो उससे भी इनको धूप के दिन में पानी प्राप्त होते रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं, पहला है सिंधु और दूसरा है ब्रह्मपुत्र। हिमालय से जो दो मुख्य नदियां निकलती हैं वो पहला है सिंधु, जो हिमालय के क्या उत्तरी साइड से एक निकल रही है, एक दक्षिणी साइड से, मतलब लगभग एक ही जगह से दोनों निकलता है, लेकिन एक दक्षिण की तरफ चला जाता है और एक उत्तर से होते हुए, तिब्बत से होते हुए इधर नेपाल साइड से भारत में प्रवेश करता है। तो उसके बारे में अभी हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे आगे। इन पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? उत्तर साइड से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया है। अब ये जो दो नदियां हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं? पर्वत को काट करके बहते हैं। चूंकि ये कहां से उत्पन्न होते हैं? हिमालय से उत्पन्न हो रहे हैं। तो हिमालय कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये पर्वतों को वहां पे काटते हैं, काट करके किसका निर्माण करते हैं? गॉर्जों का निर्माण करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये गॉर्ज क्या होता है, थोड़ा डिटेल में समझाइए। गॉर्ज क्या है कि जब कोई नदी पर्वतीय क्षेत्र से गुजरती है तो उसका जो बहाव होता है इतना तेज होता है कि पर्वतों को काटते हुए जाती है और वहां पे बहुत गड्ढे का निर्माण कर देती है। और जो पर्वत होते हैं वो खड़े खड़े चट्टान के रूप में एकदम खड़ा पर्वत वहां पे होता है और उसी के बीच से क्या होती है? नदियां बहती हैं। तो जो स्थलाकृति बनता है उसको हम लोग गॉर्ज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और वो देखने में बहुत खूबसूरत होता है। कुछ लोग वहां के सीनरी व्यूज को देखने के लिए वहां पे जाते हैं, पर्यटक लोग। क्लियर है यहां तक? हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। अब देखिए, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, चूंकि वो पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की ओर आ रही हैं, अब क्या होता है कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की ओर नदी बहते हुए आएगी, उसका वेग मतलब उसका बहाव बहुत तेज होगा। तो क्या करती है? अपरदन का कार्य करती है। अपरदन क्या कहलाता है? मिट्टी के कटाव को हम लोग अपरदन कहते हैं। तो जो हिमालय से जब वो नीचे उतर रही है उसका बहाव बहुत तेज है, तो मिट्टी का कटाव वहां पे बहुत तेज होता है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हिमालय की नदियां अपरदन कार्य को करते हुए नीचे कैसे आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस फिगर में समझते हैं कि ये फिगर हमको क्या बताता है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आगे की प्रक्रिया समझेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे फिगर देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले देखिए नदी का स्रोत, मतलब कहां से नदी उत्पन्न हो रही है, तो सबसे ऊपर वाले भाग में यही दिखाया गया है। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है तो उसका नदी का स्रोत क्या हो गया? गंगोत्री हो गया, वहां से वो आ रहा है। अब क्या है, सबसे पहले इसके तीन भाग है, 1, 2 और 3। मतलब कोई भी नदी तंत्र जो होता है, जो मतलब जो नदी बनता है उसमें 3 भाग होते हैं। पहले भाग को जो सबसे ऊपर वाला, देखो यहां से, 1 मिनट थोड़ा सा पेन को ले लेते हैं। ये वाला भाग दिख रहा है, मोटा कर ले क्या? आप लोगों को तो लगता है कि अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ये वाला भाग देख रहे हैं ना, मतलब यहां से यहां तक का जो भाग है इसको ऊपरी भाग कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां वाला जो भाग है इसको हम लोग मध्य भाग कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग है ये यहां तक के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? निचला भाग कहते हैं। तो कोई भी नदी को 3 भागों में बांट करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ऊपर में आप देख रहे होंगे कि इधर से बहुत सारी नदियां पूरे नदी में ला करके मिल रही हैं। तो इस तरह से जो नदियां मिलती हैं अगल बगल से ला करके, इन सारे नदियों को क्या कहते हैं? हम लोग सहायक नदियां कहते हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये समझ लेना है, जब ऊपरी भाग से हम लोग हिमालय पर्वतमाला की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो ऊपर से जब पर्वत से कोई नदी नीचे की ओर चलती है तो ढलान बहुत अधिक रहता है। आप देख रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पे वे अपरदन बहुत तेजी से करते हैं, और जैसे ही मध्य भाग में पहुंचते हैं, यानी मैदानी भाग में जैसे ही नदी पहुंचती है तो इसकी गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। और धीमी गति होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, वो जो अपने साथ गाद, सिल्ट और साथ में क्या बालू जो बहा करके लाता है वो जमा होने लगते हैं इसके मुहाने पे। कहीं कहीं ये एकत्रित हो जाते हैं। जैसे ऐसे नदी बहते हुए आ रही है तो इसके मुहाने पे कहीं पे क्या हो जाएगा? कुछ भी गाद वगैरह जमा हो जाएगा। तो ये नदियां क्या करती हैं? अपना डायरेक्शन चेंज कर देती हैं, अपने उसका जो बहाव है उसको हमेशा बदलते रहती हैं। तो इस तरह से क्या होता है? विसर्प का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विसर्प का निर्माण होता है। ये सर्प शब्द से आपको याद रहेगा। सर्प मतलब होता है सांप। सांप टेढ़ा टेढ़ा घूमता है ना, तो इसी तरह से नदी घूमने लगती है और इससे किसका निर्माण होता है? विसर्प का निर्माण होता है। अब क्या होता है कि ये जो विसर्प है इस तरह से बनता है, तो विसर्प में क्या होती है? नदियां जब मुख्य मार्ग को पकड़ लेती हैं तो इसके साइड में जो ब्रांच हैं
साइड में वो विसर्प के टुकड़े जो हैं वो छूट जाते हैं और वो झील का निर्माण करते हैं। तो इसका आकृति कैसा होता है, गाय के खुर की तरह का होता है, इसीलिए इसको गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे एक गोखुर झील आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ देखिए ये जो आकृति है इसको हम लोग गोखुर झील के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए जब यहाँ से चलते हुए नदी निचले मतलब एकदम समुद्र में मिलने वाली ही रहती है या फिर झील में जब मिलने वाली रहती है तो त्रिकोण आकृति का निर्माण करती है, ऐसे तिकोने आकृति में बढ़ जाती है और वो जो नदी है विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं जो गाद वगैरह है एकदम फैल जाते हैं और अंतिम स्थान पे आते आते तक एकदम धीमे धीमे नदी बहना शुरू कर देती है। और वो लास्ट में क्या त्रिकोण स्थान जो होता है उसको हम लोग एक खास नाम से जानते हैं। किस नाम से? डेल्टा के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे भारत में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा हम लोग आगे करते हैं। अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है, जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेप आकृतियों का निर्माण करती हैं। जैसे ही ये पहाड़ी क्षेत्र से नीचे उतरती हैं ये नदियां तो इनका क्या होता है, जो स्पीड है वो धीमा हो जाता है, इनकी गति धीमी हो जाती है और उसमें किसका निर्माण करते हैं? विसर्प का, गोखुर झील का और भी विभिन्न प्रकार की आकृतियों का, ये निक्षेप आकृतियों का निर्माण करती हैं। यहां तक समझ गए? ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। और ये नदी क्या होता है, जब अंतिम समय में पहुंचती हैं, मतलब जब कि समुद्र से मिलने वाली होती हैं तो वहां पे डेल्टा का यह निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है, आगे देखते हैं। अधिकतर प्रायद्वीप, अब समझ लिए हिमालय वाली जो नदियां हैं उनकी क्या विशेषताएं थी, यहां तक खत्म हो गया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे किसके बारे में? प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों के बारे में अब हम लोग समझेंगे कि उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए देखिए, प्रायद्वीप क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 3 तरफ से घिरी हुई जो स्थलाकृति है उसको प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। प्रायद्वीप से जो नदियां निकलती हैं ना उनकी लंबाई कैसी है? कम है। क्योंकि देखिए भारत देश का जब नक्शा देखेंगे तो इस तरह से है, इधर पे देखिएगा कि अरब सागर है, इधर पे बंगाल का खाड़ी है, इधर वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं पश्चिमी घाट के नाम से। किसके नाम से? पश्चिमी घाट के नाम से। और इधर वाले क्षेत्र को हम लोग जानते हैं पूर्वी घाट के नाम से। अब घाट से आप समझ सकते हैं जो किनारा होता है किसी का उसको किनारा या तट उसको घाट कहते हैं। जैसे तालाब वगैरह का जो किनारा या तट होता है उसको हम लोग घाट के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी तट है वो पश्चिमी तट और पूर्वी तट में क्या होता है कि पश्चिमी तट से जो नदियां निकलती हैं वो सब नदियां किधर बहती हैं? पूरब की ओर बहती हैं मेरे प्यारे बच्चों। और पूरब की ओर बह करके वो किसमें मिल जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। किसमें? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को? पश्चिम से नदियां निकलेंगी पश्चिमी घाट से, वो सब कहां जाकर के? बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। ये प्रायद्वीपीय नदियां अभी देखिए आपको आगे बताया गया है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं। अब देखिए कैसी होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां? इनकी लंबाई पहले कम होती है और ये छिछली होती है। छिछली कहने का तात्पर्य है इनमें कम पानी होता है। छिछली कहने का क्या अर्थ है कि पानी इनमें कम होता है। किसके अपेक्षा भाई? जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनके अपेक्षा। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय, लेकिन इनमें से कुछ नदियां जो हैं वो केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है। कहां से? जैसे भारत देश का आप नक्शा जब देखेंगे तो ऊपर में जाकर के ऐसे इस तरह से नक्शा रहता है। तो जो इधर बीच वाले क्षेत्र से सेंट्रल इंडिया से जो निकलती है केंद्रीय उच्च भूमि से, वो क्या है? वो थोड़ी सी बड़ी नदी भी हो सकती हैं और थोड़ी दूरी तक वो ट्रेवल करती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती है। किधर बहती है? पश्चिम की तरफ। क्या आप इन प्रकार की 2 बड़ी नदियों का पहचान कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप वहां से निकलने वाली नदियों का पहचान आसानी से कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके। आगे देखिए, क्या आप इस प्रकार की 2 बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकतर नदियां हैं ना, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, वे कहां से निकलती हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। यहां तक क्लियर है?
तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, जो नीचे का नक्शा है भारत का, देखेंगे कि इधर का जो एरिया है इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, और बंगाल की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल की खाड़ी ना। तो ये इधर से बह के ऐसे पूरब की ओर सारी नदियां जाती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, यही बात यहाँ पे बताया गया है। अब हिमालय की नदियों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो हिमालय से नदियां निकलती हैं उनके और क्या गुणधर्म हैं, उसको अब गहराई से अध्ययन हम लोग करेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हिमालय से निकलने वाली 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका नाम यहाँ पे बताया गया है। पहली नदी है सिंधु। पहली नदी कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? सिंधु। दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां, ये तीनों हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये तीनों नाम आप लोग याद रखेंगे। ये नदियां लंबी हैं। अब जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं वो तो लंबी होती हैं, पहले ही हम लोग गुण में पढ़ चुके हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं आगे क्या बताया गया है भाई, बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं लंबी होती हैं और इनमें बहुत सारी महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी ला करके मिलती हैं। तो ये बात भी आप लोगों को अच्छे से जानकारी होना चाहिए। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। मैंने पहले ही आप लोग को ये बता दिया था कि कोई भी जो नदी होती है और उसमें ला करके जो सहायक नदियां मिलती हैं उससे किसका निर्माण होता है? नदी तंत्र का निर्माण होता है। तो कोई एक प्रमुख नदी और उसके सहायक नदी आपस में मिलकर के नदी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब आप लोग इसका डिफिनीशन हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहला जो पढ़ेंगे वह है सिंधु नदी तंत्र। मतलब यह सिंधु नदी तंत्र कहने का क्या तात्पर्य है कि सिंधु नदी तो हो ही गई, उसकी जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी के साथ साथ उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है मेरे प्यारे बच्चों? मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील तो समझ रहे हैं, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है ना, मतलब मानसरोवर झील के थोड़े से निकट से ही इसका उद्गम होता है। क्लियर है? पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। अब ये नदी क्या होती है कि मानसरोवर झील के नजदीक से निकल करके और पश्चिम की ओर बहने लगती है और भारत में कहां पे घुसती है? लद्दाख में ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। अब गॉर्ज क्या होता है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां, अब क्या है कि इसकी बहुत सी सहायक नदियां जैसे कि जास्कर, पहला का नाम क्या है? जास्कर, दूसरा का नुब्रा। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। पहला है जास्कर, दूसरा नुब्रा, तीसरा है श्योक। तीसरे नदी का नाम क्या है भाई? तीसरे नदी का नाम है श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। तो ये सारी नदियां क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र के बाहर निकलती है। अब देखो सिंधु नदी क्या है, थोड़ा सा मैं फिगर दिखा दूं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। 1 मिनट रुकिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले आप लोगों को फिगर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 नदी तंत्र हैं। एक देखिए यहाँ हिमालय पर्वतमाला है ना, तो सिंधु नदी इधर से निकल करके, 1 मिनट यहाँ देखिए, ये सिंधु नदी दिख रहा है। सिंधु नदी इधर से निकल करके ऐसे बहते हुए आती है। कैसे? यहां से निकल कर, रेड कलर में दिखा दूं क्या आप लोगों को? 1 मिनट बच्चों, देखिए सिंधु नदी यहां से निकल रही है और ऐसे बहते हुए आ रही है और इधर से ऐसे ऐसे बहते हुए जा रही है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ब्रह्मपुत्र नदी जस्ट इसके अपोजिट में, ब्रह्मपुत्र नदी किधर जा रहा है? इधर से बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी इधर पहुंच रहा है, ऐसे ना। तो देख रहे हैं ना, दोनों तो उल्टे साइड में बह रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। चलो अब पहुंचते हैं जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे। ठीक है, सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बाहर बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाव तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अब देखो ये जो नदियां हैं ना भारत वाली, क्या है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाव तथा झेलम। ये जो 5 नदियों का नाम लिखा गया है, ये पांचों नदी आपस में मिल करके और पाकिस्तान में एक जगह है मिठान कोट। कौन सा जगह है? मिठान कोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती हैं। क्लियर हो गया यहां तक? इनके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और उसके बाद क्या होता है, ये जो सिंधु नदी है ना, ये दक्षिण की तरफ बहना शुरू करती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर, कहां पे? पाकिस्तान में एक शहर है कराची, उसके पूर्व की ओर अरब सागर में जाकर के यह
मिल जाती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? मानसरोवर झील के नज़दीक से, और जाकर के ख़त्म कहाँ पे हुई? अरब सागर में। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। जो सिंधु नदी है ना, जब हिमालय पर्वतमाला से उतर जाती है तो मैदानी क्षेत्र में पहुँच जाती है, ठीक है, तो बहुत धीमे धीमे आराम से बहती है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में, तथा अब देखो सिंधु नदी जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है भारत के लिए। पाकिस्तान पे जो है ना कब्जा बनाने के लिए ये इसका यूज करता है कौन? भारत। कभी कभी कब्जा या फिर कह सकते हैं दबाव बनाने के लिए। जैसे क्या होता है कि पाकिस्तान जब ज़्यादा उछलने लगता है तो सिंधु नदी भारत से बह के जाती है, तो भारत धमकी देता है कि नो, रोक देंगे सिंधु नदी का पानी ज़्यादा उछलिएगा तो, ठीक है। तो ये भारत में भी बहती है और पाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्रों में बहती है। और जो सिंधु नदी का द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख और तीसरा हिमाचल तथा पंजाब में, और उसके बाद शेष भाग 1/3 कहने का अर्थ क्या हुआ? 33% पाकिस्तान में स्थित है, और बाकी भाग कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु नदी की लंबाई अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे 2900 किलोमीटर, और विश्व की लंबी नदियों में स्थान रखता है। चले आगे आगे समझने का कोशिश करते हैं क्या बताया गया है। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी में जितना जल है ना, उसका मात्र 20% उपयोग कर सकता है, लेकिन डराते रहता है पाकिस्तान को। आ रही है बात समझ में? ये समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। जो सिंधु नदी तंत्र है उसका उपयोग पंजाब के लिए, हरियाणा और साथ में राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग मेरे प्यारे बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके, अब आगे हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में समझते हैं कि गंगा नदी तंत्र क्या है और इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां मिली हुई हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमालय से निकलती है। जो गंगा की मुख्य धारा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ अलकनंदा नाम की एक इसकी धारा है जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। कहाँ पे मिलती है? उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा ला करके भागीरथी से मिल जाती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अब देखो हरिद्वार में जो गंगा नदी है वो क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्रों को त्याग देती है और मैदानी क्षेत्र में आ जाती है और धीरे धीरे बहना शुरू करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकार गंगा आकर के क्या मिलती है? गंगा में ला करके मिलती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। यहां तक अब क्लियर हो गया होगा। देखिए अब इसके कौन कौन से सहायक नदी है उसके बारे में थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। पहला है यमुना। पहले नदी का नाम क्या है? यमुना। दूसरे का नाम है घाघरा, तीसरे का नाम है गंडक और चौथे का नाम है कोसी। देखो इसमें यमुना नदी तो ठीक है, ये भी हिमालय से निकलती है और गंगा के साथ साथ ही बहती है। बाकी जो नदियां आपको दिखाई दे रही हैं इसमें से ज़्यादातर नदियां कहाँ से? नेपाल तरफ से आती है और ला करके गंगा में मिलती है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री नाम की एक हिमानी है, हिमालय में, वहीं से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। मतलब गंगा नदी के साथ साथ ही यह भी बहती है। बीच में क्या है आपको भाई? बीच में थोड़ा सा अवरोध है कि दोनों का पानी नहीं मिल पाता है और दोनों अपने अपने अपवाह तंत्र में समानांतर बहती हैं। और जो यमुना नदी है गंगा नदी के दाहिने साइड में है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है आपको। तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। ये जो यमुना नदी है ये इलाहाबाद शहर में क्या होती है? गंगा नदी में मिल जाती है। वहां पे गंगा यमुना का संगम है। घाघरा, गंडक तथा कोसी। अब देखिए किसकी नाम चल रही है? पहला घाघरा जैसे मैंने बताया था, दूसरा है गंडक और तीसरा है कोसी। अब इसको क्या कहता है? नेपाल हिमालय की कुछ बात कर रहा है यहाँ पे। कहता है कि नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है। जब आप बिहार में जाएंगे तो ये तीनों नदियां बिहार के कुछ क्षेत्र में ही ला करके मिलती हैं गंगा से, तो वहाँ पे हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी हुई रहती है, खास करके बरसात के दिनों में।
जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी होता है और इसके चलते क्या होता है, बहुत सारे लोगों को धन जन की क्षति होती है। आगे देखिए क्या बताया गया है आप लोगों को। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती है। देखो क्या है ना कि जो नदियां हैं जैसे घाघरा, गंडक, कोसी वगैरह जो हिमालय इसकी गंगा के सहायक नदियां हैं, ये अपने साथ अप्रदन के द्वारा बहुत सारी मिट्टियां और गाद लेकर के आती हैं और वो बहुत वहाँ के मैदान में बिछा दिया जाता है, वो बहुत उपजाऊ होती हैं, इसलिए ये कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी भी प्रदान करती है। तो किसानों को इससे कुछ लाभ भी होता है, लेकिन हानि ज़्यादा हो जाता है लाभ के अपेक्षा। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां, अब देखो यहाँ तक हिमालय से आने वाली नदियों की बात खत्म हो गई, अब किसकी बात चल रही है भाई, अब प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली नदियों की बात चल रही है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं, पहला है चंबल, दूसरा बेतवा और तीसरा सोन। ये तीनों नदी कहाँ पे लाके मिल जाती है, ये भी गंगा नदी में ला करके मिल जाती हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। ये कहाँ से निकलती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र से। किसकी बात चल रही है, मतलब आधा सूखा हुआ भाग से ना निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। तो आप लोगों को इसको क्या करना है, पता करना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। सोन नदी तो मेरे को पता है कि सोन नदी कहाँ पे मिलती है, ठीक है, ये झारखंड बिहार के बॉर्डर के आसपास ये सोन नदी ला करके गंगा नदी से मिलती है। चलो आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को क्या बताया गया है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर के, अब दाएं साइड से और बाएं साइड से दोनों साइड से गंगा नदी में ला करके विभिन्न नदियां मिलते रहती हैं। तो इनकी जल से परिपूर्ण होकर के अब आगे क्या होता है, ये गंगा नदी आगे बढ़ती है पूर्व दिशा की ओर और पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है। कहां पहुंचती है, अब देखो उधर से यूपी को क्रॉस करते हुए बिहार में आती है और बिहार को क्रॉस करके कहां चली जाती है, पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है गंगा नदी। और पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद फरक्का तक बहती है। कहां से, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। अब देखिए जो गंगा डेल्टा है ना, ये फरक्का जो जगह है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। फरक्का में ला करके जो गंगा नदी है कितने भागों में बढ़ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, वितरिका मतलब कहते हैं कि जैसे एक नदी आ रही है, जब दो भागों में बढ़ गए तो इधर वाले को एक वितरिका और इधर मतलब दो भाग कह सकते हैं। वितरिका मतलब एक भाग इसको कहेंगे, ठीक है। तो भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है दक्षिण की तरफ बहती है। हुगली किधर बहेगी, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और ये डेल्टा के मैदान की तरफ जाती है और अंत में कहाँ पे जाकर के मिल जाती है मेरे प्यारे बच्चों, जाकर के बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। और जो मुख्य धारा है गंगा नदी की, जो मुख्य धारा है गंगा नदी की, वो दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यूं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। और लास्ट में क्या होता है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इससे आकर के मिल जाती है। किससे, गंगा नदी से। कहाँ बात चल रहा है, बांग्लादेश का बात चल रहा है। बांग्लादेश में ला करके इससे मिलती है ना। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले, अब देखो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपस में मिल गए, कहाँ पे, बांग्लादेश में जाकर के। और अंत में समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। इन दोनों नदियों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को एकदम अच्छे से आप लोग याद करके रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट जीके और बार बार पूछा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली इस बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब जो पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्र का जल है अंत में किसमें, बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा, अब देखो ये जो दोनों नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा एक डेल्टा का भी निर्माण किया जाता है। उस डेल्टा को हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नाम के वृक्ष के नाम पे पड़ा है। सुंदरी पादप वहाँ पे पाया जाता है जिसके नाम पे सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। यहाँ पे एक बाघ की प्रजाति पाई जाती है जिसको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है और ये सुंदरवन डेल्टा के आसपास के जंगलों में पाए जाते हैं। तो यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 देखें, क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। मैं भी आप लोगों को अपवाह तंत्र दिखाऊंगा गंगा नदी का।
अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अब देखो, अंबाला नाम का एक शहर है। कौन सा शहर है? अंबाला। तो जिस समय हिमालय पर्वतमाला से एक तरफ गंगा नदी बहती है और एक तरफ सिंधु नदी बहती है और उसके बीच में ये अंबाला शहर है। कौन सा शहर? अंबाला। तो सिंधु नदी को जो उधर के तंत्र को अलग कर देती है और गंगा नदी तंत्र को अलग कर देती है और उनके बीच में यह जल विभाजक का काम करती है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। अब देखो, अंबाला से अगर सुंदरबन तक की दूरी की बात की जाए तो 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। लेकिन वहां से वहां तक की जब ढाल को आप देखेंगे तो मात्र 300 मीटर का ढलान ही है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। तो चूंकि क्या है, ढलान जब कम रहेगा तो नदी धीरे धीरे गति करेगी और उनके मुहाने पर जैसे जैसे गाद बनते जाएगा, मान लो नदी यहाँ से चलना शुरू की, अब यहाँ पे गाद जमा हो गया तो इधर से रास्ता बदल लेगी, फिर इधर से निकलेगी, यहाँ गाद जमा हो गया तो इधर से रास्ता बदल लेगी और इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होकर के बहती है, जिससे किसका निर्माण होता है? बड़े बड़े विसर्प का निर्माण होता है। और यही विसर्प क्या है, जब साइड में कहीं पे छूट जाते हैं तो उससे गोखरू झील का निर्माण होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसी तरह से हम लोग समझते हैं। अब हम लोग आगे समझेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोत के काफी नजदीक से निकलती है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मानसरोवर झील जो है, मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसकी लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। जैसा कि मैं पहले ही फिगर में आप लोगों को दिखाया था कि हिमालय पर्वतमाला के क्या ये उत्तर साइड से बहते हुए जाती है नेपाल तरफ से होकर के और बांग्लादेश तरफ से ये बंगाल के खाड़ी में जाके मिलती है। तो भारत में इसका जो क्षेत्र है बहुत कम पड़ता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। ये हिमालय के समानांतर किधर जाती है? क्योंकि हिमालय से ये किधर साइड में स्थित है? उत्तर साइड में। और उधर पश्चिम से वो किधर जाती है? पूर्व की तरफ जाती है। मतलब अगर मान लीजिए कि हिमालय पर्वतमाला ऐसे है तो ये यहाँ से ऐसे चलते हुए इसी के समानांतर पैरेलल बहते हुए पूर्व की तरफ बहती है। क्लियर है? नामचा बारवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाती है। और जैसे ही ये नामचा बारवा जो पर्वत शिखर के पास पहुंचती है, जिसका ऊंचाई कितना है? 7757 मीटर है, तो ये क्या करती है? ऐसे करके एकदम मोड़ लेती है यू आकार का और क्या होती है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो ये बहते बहते यू आकृति लेती है और भारत में घुस जाती है। कहां से? अरुणाचल प्रदेश में घुसती है गॉर्ज बना करके। गॉर्ज क्या होता है मैं पहले ही बताया हूं, यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में घुसती है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ एक विशेष नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग लोहित, अब देखो दिबांग लोहित केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। और जो असम नाम का जगह है वहां पे कौन कौन सी नदियां इससे मिलती हैं? सबसे पहला नंबर दिबांग नाम की नदी मिलती है। कौन सी? दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर के असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो दिहांग से अब क्या बन गया? ब्रह्मपुत्र बन गया। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अब देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग यमुना नदी है ना हम लोगों के पास, वैसे ही इसे बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे? याद करके रखेंगे, ताकि आप लोगों के एग्जाम में अगर यह पूछा जाए तो आप लोग क्या करें? चीड़ फाड़ दे क्वेश्चन को। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तिब्बत की एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। अब देखो तिब्बत कैसा है? एक शीत क्षेत्र है, मतलब वहां पे बहुत ठंडा पड़ता है, और शुष्क भी है। शुष्क कहने का तात्पर्य क्या होता है? मतलब हवा में पानी के बूंदों की मात्रा बहुत कम वहां पे होती है, मतलब ड्राई एरिया है। अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। किसकी बात चल रही है? ब्रह्मपुत्र की। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित
नदी के रूप में बहती है। अब देखो असम में क्या होता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये बहुत सारी वितरिकाओं में छोटी छोटी धाराओं में बह जाती है और यहाँ पे एक गुम्फित नदी के रूप में यह बहती है। अब हम लोगों के पास एक शब्द है गुम्फित नदी। आखिर यह गुम्फित नदी कहने का क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे गुम्फित नदी कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही नदी से निकली हुई बहुत सारी धाराएं, मुख्य धारा से निकली हुई बहुत सारी धाराएं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारे का निर्माण करती हैं। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है? आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, इस किस नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के द्वारा सबसे बड़े नदीय द्वीप का जो निर्माण किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में समझेंगे। इसको समझने से पहले मैं फिगर पे चलता हूं और आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूं कि प्रायद्वीपीय नदियां कहां से कहां तक हैं और साथ ही साथ प्रायद्वीप क्या होता है, इस बात को यहां से थोड़ा फोटो से समझ लेते हैं। देखो ये वाला जो भारत का एरिया है ना, ये त्रिभुज आकार का नीचे वाला जो एरिया है, इसको हम लोग प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? तीन तरफ से पानी से घिरे हुए क्षेत्र को, भूमि को हम लोग प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। ये जो भारत का एरिया है, देखिए ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है हिंद महासागर। मेरे बात को समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? तो ये तीन तरफ से चूंकि पानी से घिरा हुआ है इसलिए प्रायद्वीप क्षेत्र यह कहलाता है। आगे देखिए, अभी इसका जो इधर वाला एरिया है, इधर वाला एरिया, इसको हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ना, मुख्य रूप से यही पश्चिमी घाट से निकलती हैं और ये पश्चिमी घाट से निकल के सारी नदियां किधर बहती हैं? पूर्वी घाट की ओर जाती हैं। इधर कौन सा घाट है भाई? पूर्वी घाट है। और इधर एक और चीज है, इधर है बंगाल की खाड़ी। किसकी खाड़ी है बच्चों? बंगाल की खाड़ी है ना, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पश्चिमी घाट से निकल करके सारी नदियां पूर्व की ओर बहती है, मतलब पूर्वी घाट की ओर जाकर के बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। सिर्फ इसमें नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो किधर बहती हैं, ये पश्चिम की तरफ ही जाएगी और जाकर के अरब सागर में गिरेंगी। तो इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ आपको बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां थी वो कहाँ से निकल रही थी, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां देखिए इतने दूर में थी। ठीक है, तो आप नक्शा में आप देखेंगे जो हिमालय से नदियां निकल रही है इतने ही दूर की उसमें बात चलेगी, जिसमें से गंगा देखिएगा इधर से प्रकट होकर के गंगा ऐसे ऐसे आती है और यहाँ पे लाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र देखिएगा ऐसे इधर से चलते हुए आती है नेपाल तरफ से होते हुए और कहाँ चली जाती है भाई? बांग्लादेश में वो चली जाती है। और इधर से देखिएगा कुछ नदियां जो हैं निकलती हैं और इधर से होते हुए इधर चली जाती हैं। तो इस चीज को भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो नदियों का तंत्र बना हुआ है जिसके बारे में अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे। आगे देखिए, अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं क्या? प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। जैसा कि अभी हम आप लोगों को समझाया कि पश्चिमी घाट के द्वारा जल विभाजक का निर्माण होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जो पश्चिमी घाट है ना, वो किधर है भाई? पश्चिमी घाट आप देखेंगे हमेशा, तो पश्चिमी घाट यहाँ से उत्तर तरफ से शुरू होता है और ये दक्षिण की तरफ है। क्योंकि नक्शा में ऊपर के साइड में उधर साइड उत्तर है, नीचे दक्षिण है, तो ये उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये चीज भी आप लोगों को समझ के अच्छे से रखना है, ठीक ना। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां, अब देखो प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां कौन कौन सी है? तो पहला तो नदी हो गया महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा, चौथा कावेरी। ये पूर्व की ओर बहती हैं, पहले ही हम आपको बता दिए हैं। पश्चिमी घाट से निकल के पूर्व की ओर बहती हैं और पूर्वी घाट में जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये जो नदियां हैं अपने मुहाने पर किस चीज का निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां तक आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखो। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। अब देखो, पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों का नाम मैंने आपको बता दिया। अब पश्चिमी घाट से दो मुख्य नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, उसका नाम अब हम लोग समझते हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां हैं जो कहां बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती है ना। किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर।
और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और किस चीज का निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब आपके मन में यह विचार चल रहा होगा कि सर ये ज्वार नदमुख क्या होता है? तो डेल्टा और ज्वार नदमुख क्या होता है, इसको अभी हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद आगे अपना चर्चा क्या करेंगे, हम लोग प्रारंभ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे दो फिगर आपको दिख रहा होगा। एक फिगर हमारे पास ये डेल्टा का है। इसमें क्या है, जो नदी डेल्टा बनाती है वो बहते हुए आती है कहाँ से? उसका जो प्रवाह होता है धीमा होता है, स्लो होता है। जैसे हिमालय पर्वतमाला से क्या निकलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है हिमालय पर्वतमाला के दूसरे तरफ से, और गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला से बहते हुए आ रही है। तो जब ये नीचे ढलान में पहुंचती है नदी, तो इसका जो क्या होता है, चाल जो होता है धीमा पड़ जाता है, और यह अपने साथ बहुत सारा गाद, सिल्ट और बालू लेकर के आती है। और ये क्या करती है कि इसको ला करके नदी के मुहाने पर इस तरह से बिछा देती है छोटे छोटे जगह पे। तो छोटा छोटा यहाँ पे क्या भूमि का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग किसके, डेल्टा के नाम से जानते हैं। भारत में इसी तरह का एक लैंड है सुंदरबन डेल्टा, जो सुंदर भी है, और वहाँ पे सुंदरी नाम की वृक्ष भी पाई जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा। अब बात चलता है कि भाई जो एस्चुरी है ये क्या होता है सर, फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नदमुख के नाम से जानते हैं। देखिए अब क्या होता है कि जो पश्चिमी घाट से नदियां जा रही हैं, पश्चिमी घाट से निकलने वाले मतलब प्रायद्वीपीय नदी के पास चल रहे, इनका फ्लो जो होता है ना बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से बहते हुए जाती है। क्योंकि इस पश्चिमी घाट में बहुत कम दूरी इसको तय करके जाना पड़ता है, संकीर्ण जगह है, तो जल्दी से ये समुद्र के पास पहुंच जाता है, और ये जो है नीचे गहराई में जाके गिरता है समुद्र में। लेकिन यहाँ पे एक और चीज होता है, इधर से जो समुद्र की तरफ से जो वेव्स आते हैं ना, ये अपने साथ क्या लेकर के आते हैं, यहाँ पे बीच में देख रहे होंगे ये सैंड का मतलब बालू का एक दीवार जैसा खड़ा कर देते हैं। तो जब इधर से नदी आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेश और साल्ट वाटर जो है ला करके एक आपस में मिलता है, ठीक है। तो ये ब्रेकिश वाटर का निर्माण करता है, आपस में मिलकर के अलग नदी से एक अलग भाग का निर्माण करता है यहाँ पे। और पानी क्या होता है कि इस बालू के चलते सीधा नहीं मिल पाती है नदी से, बल्कि यहाँ से ये इस जगह गोल 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 घूमते रहती है। और यही जो गोल गोल पानी घूमती है, चूंकि घूमने का कारण क्या होता है, समुद्र की जो पानी यहाँ पे घूम करके आती है ना, और जो इधर से नदी की फ्रेश वाटर आती है, वो आपस में मिल करके ऐसे ऐसे वृत्ताकार पथ पर एक ही जगह गमन करने लगती है। और यही जो वृत्ताकार पथ है इसको हम लोग एस्चुरी के नाम से जानते हैं, या फिर इसको नदमुख के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहां से फिर ये पानी क्या होती है, दूसरे तरफ से समुद्र में चली जाती है। तो ये बात अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एस्चुरी का निर्माण क्या होता है, तेज धारा से बहती हुई नदियों के द्वारा होता है। क्योंकि तेज धारा से जो नदी बहते हुए आती है तो उसके साथ जो गाद या पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा या फिर बालू के कण जो आते हैं, नदी के बहाव के चलते समुद्र में चले जाते हैं भाई, वहां पर रुकते नहीं हैं। लेकिन जो धीमी गति से नदियां बह के आती हैं उनके मुहाने पे वो सब जमा हो जाते हैं, लास्ट में गति एकदम स्लो हो जाती है नदी के, जिसके चलते तो उसके चलते डेल्टा का निर्माण होता है। और जब बहुत तेज धारा के साथ बहते हुए आती है तो एस्चुरी का निर्माण होता है, मतलब नदमुख का निर्माण होता है। अब इससे ज्यादा इसके बारे में समझना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। मतलब प्रायद्वीप से जो नदियां निकलती हैं ना, वे छोटी छोटी नदियां होती हैं जो हिमालय से नदियां निकलती हैं उनकी अपेक्षा। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किस नदी के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे कि यह नदी कहाँ से निकलती है और यह नदी कहाँ पे जाकर के समाप्त हो जाती है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। देखिए, मैं अमरकंटक गया हूँ जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, और वहीं से कुछ दूर से ही सोन नदी निकलती है। तो जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक तालाब से है, और तालाब के बगल में ही शंकर भगवान का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। वो तालाब जो है ना उसमें लोग नहाते भी रहते हैं। और जैसे ही वहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाओगे ना तो एकदम नर्मदा नदी जो है ना बहुत उग्र हो जाती है, ऊपर से एकदम गिरती है, एकदम वहाँ पे जो है बहुत सारा फॉल है, झरना, जिसको आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। और जो सोन नदी है, इधर तो इतना बड़ा नदी है, वहाँ पे गाय के एक मुंडी से ऐसे ऐसे पानी गिरते रहता है, और तुम वहाँ से पानी आराम से हाथ से लेकर के पी सकते हो। वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, तो वहीं से निकलती है और आगे जाकर के क्या होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से वो नीचे गिरती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो अब इन्हीं नदियों के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखो, यही जो नर्मदा नदी है आगे बहते बहते जबलपुर पहुंच जाती है, एमपी में। एमपी में जबलपुर में मैं गया हूं, वहां पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। और वहां संगमरमर का बना हुआ, जो संगमरमर पत्थर है ना जिससे ताजमहल बना है, वही संगमरमर का पत्थर से बना हुआ गॉर्ज है। और रात में वहां पे वो जब नदी बहती है और वहां पे नाव में जब तुम ट्रेवल करोगे, क्या नजारा होता है, कभी जाकर के देखना, ठीक है, बहुत खूबसूरत। तो उसी के बारे में अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। कहाँ पे हुई है भाई? अमरकंटक की पहाड़ी से इसकी
उत्पत्ति होती है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। जो नर्मदा नदी है ना, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और कहां से बहती है? यह भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को कहानी में सुनाया। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है। जब ये जगह जबलपुर में पहुंचती है तो वहां संगमरमर में, ये संगमरमर पत्थर में गॉर्ज का निर्माण करती है, तथा यहाँ जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। और वहां पे एक जलप्रपात है, उसका नाम है धुआंधार। सच में वह धुआंधार है। जब नदी नीचे की ओर गिरती है ना, तो वहां से पानी का फुहारा निकलता है, और उसमें जब लाइट पड़ता है ना, तो क्या खूबसूरत मतलब सीनरी बनता है। मैं उसको मतलब मुंह से बता नहीं सकता हूं अपनी जुबान से कि कितना खूबसूरत हुआ होगा। बातों से उसको नहीं बताया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को क्या बताया गया है, थोड़ा आगे समझने का कोशिश करते हैं। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। चूंकि नर्मदा प्रायद्वीप से निकलने वाली नदी है, तो इसकी सहायक नदियां भी कैसी होती हैं? बहुत छोटी हैं। इसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। समकोण कहने का तात्पर्य क्या है कि एक सीधी रेखा पर जब कोई ऐसे सीधी रेखा ऐसे काटती है, मतलब 90 डिग्री का कोण यहाँ पे जब बनता है तो इसको समकोण कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो नर्मदा नदी बहती है, उस पर सारी नदियां समकोण पे ला करके मिलती हैं सीधा सीधा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। मतलब नर्मदा द्रोणी कहां कहां विस्तृत है भाई? मध्य प्रदेश के कुछ भाग में और साथ ही साथ गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाया गया है? उस योजना का नाम क्या है? थोड़ा सा इसको बला कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। उसका नाम है नमामि देवी नर्मदे। क्या नाम याद रखना है? नमामि, देखिए नमामि देवी नर्मदे, ठीक है, नाम की एक योजना की गई है। चूंकि नर्मदा नदी हिंदू धर्म की बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, इसलिए उसके किनारे पे बहुत जगह बहुत सारा मंदिर भी बना हुआ है। आगे चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम लोग तापी द्रोणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा के श्रृंखलाओं में है। जो तापी नदी है ना, ये कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के सतपुड़ा श्रृंखलाओं से निकलती है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। यह भी तापी नदी कहां पे बहती है? नर्मदा के समानांतर में चलती है और भ्रंश घाटी में बहती है। लेकिन इसकी लंबाई क्या है? नर्मदा की अपेक्षा बहुत कम है मेरे प्यारे बच्चों। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। जैसा कि हम लोग पहले से ही बात करते आ रहे हैं, वह बहुत पतला पट्टी के जैसा है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। क्लियर हो गया कि तटीय नदियों की लंबाई क्यों है कम? पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां, अब जो पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन सी है? पहला है साबरमती, दूसरा माही, तीसरा भरतपुजा और चौथा है पेरियार। अब आप लोगों से पूछा जाता है कि ये नदियां कौन कौन कहाँ किस किस राज्य में है भाई? तो ये तीन नदियां आप देखेंगे तो ये तीन नदियां आपको कहाँ पे मिलेगी? ये नदियां मिलेगी राजस्थान में और गुजरात में। और बाकी जो एक नदी लास्ट वाला ये पेरियार भाई साहब हैं, ये केरल की प्रमुख नदी है। तो इसको आप नेट पे सर्च मार करके देख सकते हैं। उन राज्यों के नाम बताइए जहां ये नदियां बहती हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहां पे ये नदियां बहती हैं। मैं आप लोगों को क्या किया हूं, एक इशारा कर दिया हूं कि ये नदियां कहां पे मिलती हैं। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ऊपर ताकि आप लोगों को अब दिख सके। गोदावरी द्रोणी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अब देखो, गोदावरी पे सबसे अधिक फोकस रखना है, क्योंकि यहां से बहुत सारा क्वेश्चन एसएससी वगैरह में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि गोदावरी जो है प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी का बात चल रहा है? गोदावरी नदी का बात चल रहा है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। देखिए क्या है, महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक जिला, और वहां में पश्चिम घाट के ढालों से यह नदी क्या निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। और ये जो गोदावरी नदी है ना, इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किधर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग, मतलब ये महाराष्ट्र राज्य में 50% बहती है। मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां जाकर के मिलती हैं, जैसे कि पूर्णा हो गया, वर्धा हो गया, प्राणहिता हो गया, मांजरा हो गया, बेनगंगा हो गया और पेनगंगा। इसमें से देखिए ये बेनगंगा और पेनगंगा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में बार बार पूछा जाता है
कि आप बताइए कि गोदावरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो वहां पे बेनगंगा और पेनगंगा का नाम जरूर आपको मिलेगा। इनमें से अंतिम 3 सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, मांजरा, बेनगंगा और पेनगंगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो गोदावरी नदी है ना, यह प्रश्न अभी तक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत के गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसको किसको जाना जाता है? दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। अब हम लोग पढ़ेंगे महानदी द्रोणी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? महानदी द्रोणी के बारे में। देखिए महानदी द्रोणी क्या है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। कहां से है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, तथा यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये ओडिशा राज्य में जाती है और फिर उसके बाद ओडिशा में पूरी में तो आप जानते हैं कि उधर पूरा बंगाल का खाड़ी है, तो वहीं पे जाकर के बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी कहाँ कहाँ है भाई? ये कहाँ कहाँ से बहते हुए जाती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में फैला हुआ है। ये बात अब आप लोगों को अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? कृष्णा द्रोणी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब जब कृष्णा नदी की बात चलती है तो ये कहां से निकल रही है? महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है यह नदी। कौन? कृष्णा। ठीक है, और यह 1400 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और बह करके ये कहां पे मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है बच्चों, बंगाल की खाड़ी सब में मारना है, सिर्फ नर्मदा और ताप्ती याद रखना है, वही दो कहां जाके गिर रही है? अरब सागर में। बाकी सारे भाई साहब किधर जा रहे हैं? बंगाल की खाड़ी की ओर ही जा रहे हैं, इनको उन्हीं से प्रेम है, बंगाल की खाड़ी से, इसलिए ज्यादा टेंशन इधर नहीं लेना है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा तथा मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां कौन है कृष्णा की? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। तो ये 3 राज्यों का नाम आपको याद रखना है कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कावेरी द्रोणी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। कृष्णा के बाद खत्म हो गया, अब कावेरी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। पश्चिमी घाट में बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, तो उसी में से एक जगह है ब्रह्मगिरी नाम का श्रृंखला, ये वहीं से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और तमिलनाडु के दक्षिण में ये क्या होती है? कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? अमरावती हैं, भवानी है, हेमावती है और काबिनी है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। अब यहाँ आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया है, क्या आप प्रश्न जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? कावेरी नदी। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान कर दिया जाता है। अब एक प्रश्न और नीचे उठता है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? क्या आप लोगों को पता है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग और गरसप्पा जो जलप्रपात है वो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब आगे देखते हैं क्या बताया गया है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है, जिसमें पूर्व की तरफ बहने वाली और कौन कौन सी नदी है भाई? तो पहला है दामोदर, दूसरा ब्राह्मणी और तीसरा है बैतरनी और चौथा है सुवर्णरेखा। ये 4 नदियां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है कि पूर्व की ओर बहने वाली किन्हीं 2 नदियों का नाम बताएं, तो आप या तो दामोदर ब्राह्मणी का नाम बता देंगे या बैतरनी सुवर्णरेखा का नाम बता देंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। आप अपने एटलस खोल करके इनकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आपको पता है पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। हम लोगों का जो धरती है ना, उसका 71% भाग क्या है? जल से ढका हुआ है। अब उसमें से जो 97% जल है, 71% भाग का जो 97% जल है वो लवणीय है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है जी? कहने का तात्पर्य है कि वह खारा पानी है या फिर वह नमकीन पानी है जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब हम लोगों के लिए बचा सिर्फ स्वच्छ पानी कितना? 3%। अब 3% जो स्वच्छ जल है उसमें से 2/3 भाग मतलब 3/4 भाग जो है, मतलब 3/4 भाग जो है वह हिमानी के रूप में है। किसके रूप में है? हिमानी के रूप में है, मतलब बर्फ के रूप में है। तो उसका उपयोग भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को पीने के लिए कितना कम पानी उपलब्ध है। अब हम लोग समझते हैं कि इसके बारे में, झील के बारे में। तेरी झील सी नीली आंखें, ठीक है, इसी गाना के साथ इसको समझते हैं। जिसकी नीली आंखें होंगी वो थोड़ा टेंशन में नहीं आएंगे, समझेंगे कि झील क्या होता है। ठीक है,
कश्मीर घाटी तथा अब देखिए, कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे। आप लोगों को यह पता होगा कि जो कश्मीर है ना, भारत का जो राज्य, वहां पे क्या है, बहुत सारे झील हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे डल झील है, नाव वाले घर, और साथ में साथ शिकारा के लिए यह जगह बहुत प्रसिद्ध है। वहां पे सैलानी जाते रहते हैं वर्ष में, और वो उसको धरती का स्वर्ग भी तो बोला जाता है, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिए होंगे। अगर आप भी कहीं पे झील वाले जगह पे गए होंगे तो आप वहाँ पे जाके बहुत एंजॉय किए होंगे। मैं एक झील देखा हूँ, ज़्यादा तो झील नहीं घूम पाया हूँ, लेकिन उड़ीसा में एक झील है चिल्का लेक, मैं वहाँ पे एक बार गया हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मैं जा करके और पूरे टीम के साथ, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे गए हुए थे, लगभग 200-300 बच्चे थे, उनके साथ हम गए थे एक कॉलेज ट्रिप पे, तो वहाँ पे मैं घूमा हूँ। आगे देखिए, कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? नहीं, बिल्कुल वे आकर्षित नहीं करते, क्योंकि वही तो वहाँ की सुंदरता का कारण है। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। अभी हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो सतह है, जहां पे कुछ गड्ढा नीचे जमीन धंस गया है, तो वो जो गर्त वाला जगह है वहां पे जब जल जमा हो जाता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको हम लोग झील के नाम से जानते हैं। तो झील का परिभाषा यह है, इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से याद करके रखेंगे। अब आगे देखिए, क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है? जो बड़े आकार वाले झील है ना, उनको समुद्र कहा जाता है। जैसे कैस्पेरियन सागर, मृत सागर, अरल सागर इत्यादि एक बड़े आकार वाले झील ही हैं। आगे देखो क्या बताया गया है। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होते हैं। देखो, ज्यादातर जो झीलें हैं ना वो अस्थायी होती है, चूंकि इतना बड़ा झील होता है कि उसमें पानी तो खत्म होता ही नहीं है। लेकिन कुछ झीलों में क्या होता है, बरसात के दिनों में ही पानी जमा होता है और धूप के दिनों में वहां पे पानी खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क, अंतर्देशीय कहने का तात्पर्य हमारे देश में ना, हमारे देश के अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाले झीलें, यहाँ पे इसका जो नाम दिया गया अंतर्देशीय, मतलब अपने देश का, इसको समझिएगा। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। क्लियर है, हिमानी के और बर्फ चादर के क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। क्यों ऐसे होता है? गॉर्ज जैसे दर्रा होता है, दो मतलब पहाड़ियां हैं, उसके बीच में क्या हुआ, कभी हिमानी फिसल करके बीच में आ गया, या फिर लैंडस्लाइड होने के चलते वो रास्ता बंद हो गया, तो वहां पे जब पानी भर जाता है तो उस तरह से भी झील का निर्माण होता है। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी झीलों का निर्माण होता है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। जो विसर्प नदी होती है ना, वो बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटके किसका निर्माण करती है? गोखुर झील का निर्माण करती है। कैसे? मान लीजिए कि एक नदी इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा मतलब विसर्प का निर्माण करते हुए जा रही है। अब मान लीजिए ये बहते हुए जैसे यहाँ टेढ़ा टेढ़ा गई और इधर से फिर ये नदी ऐसे सीधा होकर यहाँ पे बहने लगी, तो जो इधर का ये पूरा क्षेत्र होगा ना, ये एक झील का निर्माण कर देगा। क्लियर है? तो इस तरह का जो झील होगा इसको हम लोग गोखुर झील के नाम से जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, स्पट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है। अब यहाँ पे एक और शब्द आया है, लैगून। लैगून का निर्माण कैसे होता है? जैसे समुद्र का जो पानी है, कभी कभी क्या होता है कि समुद्र में बहुत दूर में जैसे ऐसे पानी है, ठीक है, अब समुद्र के लहरों के द्वारा बालू का एक टीला जैसा बहुत दूर तक एक दीवार के जैसा निर्माण कर दिया जाता है, और इधर का जो पानी बच जाता है, जो खारा पानी आ गया दूसरे तरफ, तो उस अवरोध के कारण वह समुद्र से नहीं मिला हुआ रहता है, और उस तरह से एक मतलब किसका निर्माण होता है? झील का निर्माण होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लैगून के नाम से जानते हैं। और इसी तरह का लैगून है चिल्का, जहां पे मैं बताया कि मैं घूमने गया था, तो ये चिल्का है, ठीक ना। चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील इत्यादि इसके क्या है? उदाहरण है। चले आगे, हम लोग आगे देखते हैं अंतर्देशीय भागों। क्या बताया गया है कि अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। मैं पहले बताया कि कुछ झीलें कैसी होती हैं? मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है। राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है सांभर झील। यह लवण जल मतलब कि यह खारे पानी की झील है।
लवण वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। जो सांभर झील है ना, इससे क्या बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, नमक का निर्माण किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। अब देखो मीठे पानी वाली ज्यादातर झीलें कहाँ पे है, हिमालय के क्षेत्र में है। क्योंकि उनका बर्फ से निर्माण होता है, इसलिए क्या होता है, वे मीठे जल के स्रोत वाले झीलें हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बने हैं। किसके द्वारा, हिमानी के द्वारा बने हुए झील हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बने जब हिमानियों ने या तो द्रोणी गहरी बनाई, जो हिमानी खींच के तो द्रोणी का निर्माण हो गया, या फिर जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। द्रोणी जब जाम हो गया तो उसमें जैसे मान लो कि इस तरह से एक पर्वतमाला है, ठीक है, या फिर मान लो दो पर्वत ऐसे बह रहे हैं और यहाँ पे कोई हिमानी लाके फंस गया, तो यहाँ इधर से जब पानी आएगा तो ये पानी सब लाके इसमें रुक जाएगा और इसके चलते एक झील का निर्माण हो सकता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, मार्ग में बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी झीलें हैं। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर में बनी हुई झीलें हैं ना, वो भूगर्भीय क्रिया के द्वारा बनी हुई झीलें मानी जाती हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। जो जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाली जो झीलें हैं, बुलर झील, वो किस तरह का झील का उदाहरण है, मीठे जल के सबसे बड़े झील का यह उदाहरण है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। तो इनका भी नाम याद रखना है और ये किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, इनका आपको एक सूची बनाना है। नेट से खोजकर आप इसका एक सूची बनाएंगे। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है, जिसको मैन मेड हम लोग झील बोल सकते हैं, मानव निर्मित झील। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें कौन कौन से झील शामिल है भाई, गुरु गोविंद सागर झील सबसे पहला नाम इसमें आता है किसका, गुरु गोविंद सागर झील का, जिसको हम लोग भाखड़ा नांगल परियोजना के नाम से भी जानते हैं, गुरु गोविंद सागर को। क्रियाकलाप, एटलस की सहायता से प्राकृतिक तथा मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। आपको इसका एक सूची तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब झीलों के क्या लाभ हैं इसके बारे में समझते हैं। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। जो झील होती है ना, वो जो नदी का बहाव है उसको सुचारू बनाए रखने में मदद करती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है। और जब बहुत ज़्यादा बरसात होने लगती है, देखो क्या होता है, नदी जैसे बहते हुए आती है और इसके मुहाने पर मान लीजिए कहीं पे झील है, तो क्या बरसात के दिनों में जब पानी आएगी तो इस झील में ला करके वो पानी क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है, तो इससे बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। तो बाढ़ में भी सहायता करती है और सूखे की स्थिति में भी झील हम लोगों को सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन करने में भी किया जा सकता है। जो झील है उसका उपयोग जल विद्युत के उत्पादन में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों के जलवायु को सामान्य बनाती है। अब देखो जो झील है ना, आसपास की जो जलवायु है उसको कैसे प्रभावित करती है और उसे सामान्य बना करके रखती है। जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है और जो जलीय परितंत्र है उसको भी संतुलित रखने में मदद करती है। खास करके जो जल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं वहाँ पे पनपते हैं और उस तरह से परितंत्र संतुलित होता है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा देती है। जो झील होती है ना, वो प्राकृतिक रूप से तो झील सुंदर होते ही हैं, तो इससे पर्यटन को भी क्या होता है, बढ़ावा मिलती है तथा हमें मनोरंजन भी प्रदान करती है झील। तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। ये जो नदियां हैं इनका हमारे अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो जनसंख्या है ना, वो नदी के किनारे ही बसी है। इसी तरह से गंगा में, जैसे गंगा नदी है भारत में, तो गंगा नदी के दोनों तरफ किनारे पे आप देखेंगे कि ज़्यादातर जनसंख्या जो है भारत का गंगा नदी के किनारे पे ही है। आप गौर करके देखिएगा, खासकर उत्तर भारत की जनसंख्या का मैं बात कर रहा हूँ। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, नदी का जल मूल रूप से प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रकृति के द्वारा जो संसाधन हमें प्रदान किए जाते हैं, जिनका हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। और ये जो जल है यह प्रकृति के द्वारा हमें दी जाती है, इसलिए ये एक तरह का प्राकृतिक संसाधन है। अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए जल अनिवार्य होते हैं। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो जो अधिवासी हैं वो नदी के तट की ओर आकर्षित हुए हैं। ये यहाँ पे गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित, वहाँ पे छोटे छोटे गांव बना करके पहले बसे, जो अब बाद में क्या हो गए, बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। आप शहरों का सूची बना सकते हैं जो नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्वपूर्ण
बहुत अधिक महत्व है। क्लियर है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP, ये देखो क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान से हुआ था। इसको जो GAP यहाँ पे लिखा हुआ है, ये GAP क्या है, G से गंगा, ए से एक्शन, P से प्लान के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार कर दिया जाएगा। जो 1985 में जो योजना बनी थी उसमें कुछ और नदियों को शामिल करके इस योजना का बाद में क्या किया गया, विस्तार कर दिया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। NRPC का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषणों को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना। ये क्या करती है कि प्रदूषण करने वाले, प्रदूषण फैलाने वाले जो कारक हैं उनको ये रोकती है और नदी को स्वच्छ बनाने में योगदान करती है। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा समझते हैं कि नदी प्रदूषण क्या होता है। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण, अब देखो नदी के जल का तो हर जगह डिमांड होता है भाई, घर के काम में भी है, उद्योग धंधे में भी इसका उपयोग होता है, कृषि में भी इसके जल का उपयोग होता है। तो इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है, तो इसकी गुणवत्ता धीरे धीरे गिरते जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। अब चूंकि हम लोग इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो नदी में जल का आयतन कम होते जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि उद्योग धंधे साधारणतया नदी के किनारे पर ही स्थित होते हैं, तो उनसे निकलने वाले जो कचरे या मल हैं वो नदी में ही प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जिसके चलते नदी क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए जो शहरों की गंदगी है उसको तनु करके, मतलब उसको एकदम अपने में घुला करके और समाहित कर सकता है, मतलब घुला सकता है। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि लगातार जो है नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए नदियों में जो कचरा को घुलाने की जो क्षमता थी, तनु करने की क्षमता थी, अब धीरे धीरे घटते जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना है? अभी हम लोग बात किए ना, अभी तो बात करके आ रहे हैं नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है। बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो इस तरह से आप वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। जल है तो जीवन है, इसी स्लोगन के साथ मैं इस चैप्टर को खत्म करता हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं करेंगे, दबा करके शेयर करेंगे, दबा के लाइक करेंगे, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नए नए वीडियो लेकर के आता रहूं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।